नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, ये शब्द तो आप सबने सुना होगा और इसके बारे में अखबार में, पत्र पत्रिका में या जो भी आप पढ़ते लिखते रहते हैं, काफी कुछ जानकारी भी आपको होगी। भारतीय संविधान के भाग 18 पार्ट 18 में अंडर आर्टिकल 352 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया है, नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया और नेशनल इमरजेंसी के लिए 3 आधार बताए गए: एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति। तो 1975 25 जून 1975, आज के ठीक 50 साल पहले, आज ही के तारीख में, जब हम आज 25 जून 2025 25 जून 2025 में आपसे बात कर रहे हैं, तो नेशनल इमरजेंसी जो 1975 में लगी, उसके आज 50 साल पूरे। और इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस 50वें वर्ष में हम जानें और समझें कि ऐसे क्या हालात थे, ऐसी क्या वजहें थीं जिनके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को 25 जून 1975 का इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। हालांकि इसके पहले भी 2 बार इमरजेंसी लग चुकी थी। ऐसा नहीं था कि भारत में नेशनल इमरजेंसी पहली बार लगी, लेकिन जब उसके पहले 2 बार लगी थी तो 1962 में ये लगी थी भारत चीन युद्ध के आधार पर, और उसके बाद जब 1965 में लगी तो ये लगी थी भारत पाक युद्ध के आधार पर। तो 2 बार जो इमरजेंसी लगी, दैट वाज ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण के आधार पर। इसलिए देश में उन 2 राष्ट्रीय आपात का कभी विरोध नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने उसका सहयोग और समर्थन किया। लेकिन जब 1975 की इमरजेंसी लगी तो देश में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन, धरना और लोगों का आक्रोश, गुस्सा और जिस तरीके से उस दौर में घटनाएं घटी, उसे आज तक हमारे संविधान का एक काला दिन, डार्क डे ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और अब इसे मौजूदा सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है। तो दरअसल मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोशल प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज अ सोशल प्रोसेस। जो संघर्ष होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे देश और दुनिया में जब कोई एक बड़ी घटना घटती है तो उसके पीछे ट्रिगर फैक्टर, उस घटना को अचानक से, जिसकी वजह से वो घटना हो रही है, कोई एक कारण होता है, लेकिन उस एक कारण के पीछे अनेक कारणों की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसको हम प्रायः नजरअंदाज करते चले जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आज जो ट्रिगर फैक्टर है जिसकी वजह से ये घटना घटी है, दरअसल ये सिर्फ उस घटना को अंजाम देने भर का कारण है। इसके पीछे लंबी कई सारी श्रृंखलाएं हैं जो धीरे 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 करके उस घटना को बनाती रही, अंजाम देती रही, और फिर अचानक एक फ्लैश पॉइंट, एक ट्रिगर पॉइंट आया जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। यानी जब आप किसी से घर परिवार में भी नाराजगी होती है तो हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं पिछली बहुत सारी बातों को कि अच्छा चलो इस बार कह दिया, अच्छा चलो इस बार कह दिया, अच्छा चलो इस बार, फिर से हम अवॉइड कर जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिर एक दिन, एक वक्त, एक समय, एक घटना, एक परिस्थिति ऐसी आती है कि हम कहते हैं अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और तब हम रिएक्ट करते हैं। तो दरअसल नेशनल इमरजेंसी भी जो लगी
उसके पीछे जो आमतौर पर हम और आपको कारण बताया गया या समझाया गया कि 1971 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी और उनके राजनीतिक विरोधी श्री राजनारायण जो उनसे चुनाव हार गए, उन्होंने इंदिरा गांधी के इस चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और उस चुनौती में उन्होंने एक याचिका दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में और ये कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जिला प्रशासन ने मिल करके चुनाव में भारी धांधली की, चुनाव में भारी भ्रष्टाचार किया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए और इसलिए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का ये जो चुनाव है वो गैर कानूनी तरीके से जीता गया है और जो मेरी हार हुई है कि दरअसल चुनाव में मतदाताओं ने मुझे नहीं हराया, मुझे सरकारी मशीनरी ने मिलकर हराया है। इंदिरा गांधी के इलेक्टोरल करप्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा मेरी हार हुई और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके लिए एक पिटीशन दाखिल किया और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया और वो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने सुनाया और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का जब वो फैसला आया तो उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया। ये पहली बार था और अब तक के भारत के आजादी के बाद के इतिहास में एक बार, पहली और अब तक एकमात्र बार जब कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कोई मौजूदा प्रधानमंत्री देश की अदालत के कटघरे में खड़ा किया गया। और उस दिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी की पेशी हुई और वो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में खड़ी हुई और उन्हें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में चुनाव में भ्रष्टाचार करने, धांधली करने और गलत तरीके से चुनाव जीतने का दोषी पाया और उनका चुनाव रद्द कर दिया और उसके अलावा उनके ऊपर लोकसभा का चुनाव अगले 6 साल तक लड़ने के लिए रोक भी लगा दी। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ श्रीमती इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली और उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कृष्णा अय्यर और तमाम जो उस समय के सीनियर जजेस थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और तब इंदिरा गांधी के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपना प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए सिवाय एक रास्ता था कि आर्टिकल 352 में जो तीसरा क्लॉज नेशनल इमरजेंसी क्या है, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसके आधार पर उन्होंने नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात घोषित कर दी। अब इस समय देश में न तो कोई बाह्य आक्रमण की स्थिति थी, एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं था, न ही आर्म्ड रेबेलियन की स्थिति थी, कोई सशस्त्र विद्रोह हो रहा था। तो फिर क्या हो रहा था? दरअसल इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश था, जो राजनीतिक दल थे, उन्होंने जो इंदिरा गांधी की सरकार का विरोध करना शुरू किया था, उसको दबाने के लिए आंतरिक अशांति का आधार बनाया गया। तो इसकी शुरुआत दरअसल उस फैसले से नहीं हुई, वो फैसला सिर्फ एक फ्लैश पॉइंट था, एक ट्रिगर पॉइंट था। उस फैसले की वजह से इमरजेंसी सामने जरूर आई, जरूर लगी, लेकिन उस एक फैसले के पीछे बहुत सारी दरअसल घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। देयर इज a chain of number of events which led to the declaration of national emergency। और उसकी शुरुआत होती है जब 11 जनवरी 1966 11th जनवरी 1966 इस दिन ताशकंद में, जो उस समय पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद
उस समय सोवियत रूस की यात्रा पर गए हुए थे और भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता वार्ता वहां चल रही थी। अचानक बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में, क्यों, कब, कैसे, किन हालातों में, लेकिन अंडर वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस 11 जनवरी 1966 को श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई ताशकंद। अब देश में यह सवाल उठा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर? जब यह सवाल उठा तो उस समय कांग्रेस में जो बड़े नेता थे, उनमें कुछ सबसे बड़े नेताओं में एक नाम था मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद का दावा पेश किया कि वो सबसे वरिष्ठ हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे और नेहरू के समय से ही कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में शामिल रहे हैं। और एक समय जब देश आजाद हुआ और आज का जो गुजरात और आज का जो महाराष्ट्र है, इन दोनों को मिलाकर जब पूरा एक राज्य था, जिसको तब बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था, उसके चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। एक तरीके से आजाद भारत में नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनमें शायद सबसे बड़ा नाम मोरारजी देसाई का। और मोरारजी देसाई चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस समय जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, के कामराज नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, क्योंकि कामराज जो दक्षिण भारत के एक बड़े नेता थे और तमिलनाडु से आते थे, उनका अपने इलाके में बड़ा असर, बड़ा प्रभाव, बड़ी लोकप्रियता थी और कांग्रेस के वो भी शीर्ष नेताओं में से थे। लेकिन मोरारजी देसाई की तुलना में उनका कद थोड़ा हल्का था और वो इस बात को जानते और समझते थे कि अगर मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए तो सरकार पर उनका कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण, कोई असर नहीं रह जाएगा और मोरारजी देसाई अपने ढंग से जैसा चाहेंगे सरकार चलाएंगे। और इसलिए के कामराज और उनके कुछ बड़े नजदीक के सहयोगी जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स में आते थे, उनको मिला करके कामराज और उनके जो एसोसिएट्स थे, उनको कहा जाता था उस समय सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब कांग्रेस के उस दौर के कुछ बड़े वरिष्ठ नेता, उनका छोटा सा समूह, स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरी सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस। उसमें के कामराज, अच्युत पटवर्धन, निजलिंगप्पा वगैरह वगैरह बड़े नाम। वो चाहते थे कि हम एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनाएं जो हमारे कहने के अनुसार चले, जो हमारी हर बात माने, जो हमारे हर गलत सही फैसले को सुने। और इसके लिए उनको लगा कि मोरारजी देसाई सही शख्स, सही व्यक्ति नहीं है। और वो कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी पर तो उनकी पकड़ पहले से थी, चाहते थे सरकार पर भी उनकी पकड़ बन जाए। और इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम पेश किया, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अब जैसे ही उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम पेश किया तो बाकी कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इस सोच में पड़ गए। इंदिरा गांधी जो नेहरू की बेटी थी, जिनके पास नेहरू की विरासत थी और जो नेहरू की गवर्नमेंट में बतौर सूचना और प्रसारण मंत्री काम भी कर रही थी। शी वॉज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। नेहरू जी के बाद वो शास्त्री जी की गवर्नमेंट में भी थी और लोगों ने उनको देखा था काम करते हुए, और वो बहुत चुपचाप, बहुत खामोश रहती थी, वो ज्यादा बोलती नहीं थी। इसलिए उनके बारे में एक बड़ा लोकप्रिय, लोग आपस में बातचीत में मजाक में कहा करते थे उन्हें गूंगी गुड़िया, डम्ब डॉल, ये तो कुछ बोलती नहीं। और के कामराज जो बड़े सीनियर लीडर थे, नेहरू जी के समय में उनके साथ काम कर रहे थे, तो जब भी कभी कामराज नेहरू जी से मिलने जाते थे, कांग्रेस के बड़े नेता उनके
प्रधानमंत्री आवास पर दफ्तर पर जाते थे तो वो देखते थे कि एक ये छोटी सी दुबली पतली लड़की जिनका नाम प्रियदर्शनी था, जिनको हम लोग इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, वो सबके सामने आती थी, चुपचाप नमस्कार करके बैठती थी, बड़ा खामोश रहती थी और सबको बड़े आदर और सम्मान से बातचीत करती थी। तो उनको लगा कि अगर इंदिरा गांधी को हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो मोरारजी देसाई के पक्ष में जो कांग्रेस के ज्यादातर लोग अभी हैं, वो इंदिरा गांधी का नाम लेने के बाद इंदिरा गांधी के पक्ष में आ जाएंगे। और देश में पहली बार ऐसा होगा जब नेहरू की बेटी, लेकिन भारत की पहली प्रधानमंत्री जो महिला होंगी वो बने। अब तक दुनिया में श्रीलंका में सिरिमाओ भंडार नायके एकमात्र ऐसी महिला थी जो दुनिया के किसी भी देश में प्रधानमंत्री थी। भारत को ये गौरव मिलेगा। भारत की महिलाएं, भारत का समाज, भारत का नागरिक वर्ग जो नेहरू जी का और उस समय के नेहरू जी के विराट व्यक्तित्व का, नेहरू जी का जो शख्सियत थी, जो उनका एक बड़ा मनमोहक आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में, उससे भारत की जनता पहले से ही बहुत प्रभावित थी। तो इंदिरा गांधी का नाम लेने से कांग्रेस के तमाम लोग उनके पक्ष में आ जाएंगे और इंदिरा गांधी भी इस एहसान तले दबी रहेंगी, बोझ के तले, के कामराज और उनके सहयोगी लोगों ने मिल करके मुझे इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, वरना मोरारजी देसाई जैसे बड़े कद का नेता मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने देते। और ऐसा ही हुआ भी कि जब उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम प्रस्तुत किया तो ज्यादातर कांग्रेस के लोग इसके समर्थन में आए, लेकिन मोरारजी देसाई ने साफ साफ मना कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के पद से पीछे नहीं हटेंगे। अब कांग्रेस में बड़ी एक दुविधा की स्थिति हो गई, एक बड़ा पेच फंस गया। अब ये हुआ क्या किया जाए? तो मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर कांग्रेस से किसी प्रधानमंत्री को बनना है तो जो कांग्रेस का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो सांसद हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनके बीच चुनाव करा लिया जाए और चुनाव में हमारे और इंदिरा गांधी जिसको ज्यादा वोट मिले वो प्रधानमंत्री बन जाए। और ये बात कामराज और सिंडिकेट को समझ में आ गई और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चुनाव हो जाए। और फिर दरअसल 19 जनवरी 1966 19 जनवरी 1966 मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच चुनाव हुआ। देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली और आखिरी बार जब देश का प्रधानमंत्री संसद में चुनाव के द्वारा अपने पद पर नियुक्त हुआ, चुना गया, कि वो पहला और आखिरी मौका था। उसके पहले भी जब नेहरू जी बने और उसके बाद जब आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो सबसे बड़े बहुमत वाले दल का नेता तो होता है, लेकिन पार्टी के भीतर चुनाव करके उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया हो ऐसा कभी नहीं। और जब 19 जनवरी को इलेक्शन हुआ तो जो वोट पड़े उसमें इंदिरा गांधी को ज्यादा वोट मिले। इंदिरा गांधी जो हैं उन्हें 300 प्लस और मोरारजी देसाई को 100 से कुछ ज्यादा वोट। और इस तरह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और उन्होंने 24 जनवरी 1966 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद की शपथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और इस तरह से भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। और यहीं से दरअसल वो कहानी शुरू हुई जिससे इंदिरा गांधी के आपातकाल की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी ये समझ में आ गया कि कांग्रेस में जो कामराज और सिंडिकेट है वो चाहता है कि वो उनके अनुसार काम करे और मोरारजी देसाई का सहयोग उन्हें मिल नहीं रहा है। तो कांग्रेस में वो चुनाव जरूर जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद काम करना उनके लिए बहुत आसान नहीं है। और फिर उन्होंने क्या किया, एक प्लान
कांग्रेस में लागू किया, जिसको कहते हैं कामराज प्लान। और कामराज प्लान, कामराज योजना के तहत सबसे पहला काम उन्होंने कामराज और उनके सहयोगियों को कांग्रेस के किनारे लगा दिया। वो कामराज जो ये सोच रहे थे कि हमारे कहने पर ये जो गूंगी गुड़िया है, बिना बोले हर बात मान जाएगी, वो गूंगी गुड़िया, डम्ब डॉल, अब आयरन लेडी में बदल, एक लौह महिला बनी। और सबसे पहला उन्होंने अपना काम कामराज और उनके सहयोगी दलों को किनारे करने का किया। और फिर मजबूरी में उन्होंने मोरारजी देसाई को मंत्रिपरिषद में तो शामिल किया, लेकिन अब मंत्रिमंडल में दोनों के बीच हमेशा तकरार होती, नीतियों को लेकर विरोध होता, आपस में खींचतान होती। मोरारजी देसाई अपने ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का हर बात में विरोध करते, और इस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी स्थितियां कोई बहुत सहज, बहुत आसानी से चल नहीं रही थी। और 1962 में जो इलेक्शंस हुए थे, आपको पता है कि आजाद भारत में पहला चुनाव हुआ था 1952, और 1952 के बाद 1952 के बाद 5 साल बाद 1957 दूसरा इलेक्शन, 1957 के बाद 5 साल 1962 में, और 1962 के बाद अब अगला इलेक्शन, चौथा इलेक्शन कब होना था? 1967। अब जब 1967 में इलेक्शन होना था, ये इलेक्शन पहला इलेक्शन था देश में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, कांग्रेस में नहीं थे, क्योंकि 1964 में उनकी मौत हो चुकी। और 1964 में, यानी 1962 के इलेक्शन के 2 साल बाद जब उनकी मौत हुई 1964 में, तो उनकी जगह पर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, जो कि 1966 में जिनकी डेथ ताशकंद में हो गई। अब 66 में जब डेथ हो गई और 67 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है, ऐसे में कांग्रेस में जब ये खींचतान शुरू हुई कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, और उसमें मोरारजी देसाई ने दावा पेश किया। मोरारजी देसाई की जगह पर सिंडिकेट ने, कामराज ने इंदिरा गांधी का नाम प्रपोज किया, और इंदिरा गांधी के नाम के प्रपोज करने के बाद आखिरकार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में चुनाव हुआ, और 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब इलेक्शन सामने था 1967। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी को बहुमत चाहिए, अपने बूते सरकार बनानी थी। मोरारजी देसाई, कामराज और बाकी जो पॉलिटिकल टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के, उनका अब सहयोग इंदिरा गांधी के पास नहीं रह गया था, और इसलिए इंदिरा गांधी ने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता, अपनी स्वीकार्यता, अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ नए विचार, कुछ नए सुझाव रखने शुरू किए। और इस तरीके से जब 1967 का इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस में मेजॉरिटी के साथ सरकार तो बनी और वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी, लेकिन जिस तरीके का बहुमत और सहयोग उनको कांग्रेस में चाहिए था वो उन्हें हासिल नहीं हो पाया। तो 67 की सरकार बनने के बाद अब इंदिरा गांधी ने काम करना शुरू किया, और 67 के बाद अगले इलेक्शन कब होने थे? 19। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? उन्होंने दरअसल एक के बाद एक बड़े ताबड़तोड़ कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक्स, नेशनलाइजेशन। उन्होंने कहा हम देश के जो अभी तक निजी क्षेत्र में काम करने वाले बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे, नेशनलाइजेशन करेंगे। उसका उद्देश्य क्या था कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो जो अभी निजी बैंक हैं वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ अपने ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं, और इसलिए ज्यादातर उस समय के शहरों में ही, और वो भी बड़े शहरों में ही बैंक और उनकी ब्रांचेस हुआ करती थी। कोई भी बैंक गांव में जाकर के अपना ब्रांच खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पर या तो पूंजी नहीं थी या बहुत छोटी और कम पूंजी के लोग थे, तो लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी। बैंकिंग सुविधा नहीं थी तो लोगों के पास पैसा नहीं था, बैंक से कर्ज नहीं मिलता था, तो उनको अपने रोजी रोटी, रोजगार, मकान, गाड़ी, आवास, शिक्षा वगैरह के लिए
जो फाइनेंशियल मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। तो उन्होंने एक बड़ा, जो आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन, आधार, मोबाइल, ये सब शुरू किया और जनधन खाते खोलने शुरू किए। इंदिरा गांधी ने ये काम 1969 में शुरू किया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो दरअसल ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय जो बैंक थे उसमें बड़े पावरफुल पैसे वाले लोग थे जिनका पैसा लगा हुआ था, जैसे JRD टाटा थे, RC कूपर थे। ये लोग बड़े पैसे वाले, संपन्न, समृद्ध उद्योगपति थे, व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे। अब जिनका पैसा लगा है, अगर कोई शेयर होल्डर है, किसी कंपनी में पैसा लगा है और सरकार एक दिन कहे कि हम इस कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे, आज से ये हमारी हो जाएगी, तो जिसका पैसा लगा है उसका तो पैसा डूब जाएगा। तो उन्होंने जाहिर सी बात है इसका विरोध किया, और जब इसका विरोध किया तो इंदिरा गांधी की सरकार को लगा कि हमें कानून बना करके, संसद से पारित करा करके इसे लागू करने में कठिनाई होगी। तो उन्होंने अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस। अब देखिए, इत्तेफाक देखिए, जब उन्होंने अध्यादेश जारी करने का सोचा तो अध्यादेश आपको पता है क्या होता है? अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस कहते हैं उस कानून को जब संसद का सत्र न चल रहा हो और सरकार को किसी मामले पर कानून बनाने की जरूरत महसूस पड़े तो बिना संसद से कोई कानून पास कराए, राष्ट्रपति से जब सरकार, मंत्रिमंडल परामर्श करके कोई कानून लागू कर देती है तो उसे ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। अब जब ये अध्यादेश लागू करने की तैयारी हो रही थी, उसी बीच देश में जो हमारे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन साहब, उनकी डेथ हो गई। और 1969 में जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जगह पर प्रेसिडेंट बने जो वाइस प्रेसिडेंट थे, VV गिरी। आपको पता है कि भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते। VV गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। अब जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने तो सवाल ये हुआ कि भाई ऐसी क्या जल्दबाजी है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट से हम ऑर्डिनेंस पास कराएं? ऐसा क्या है कि एक आध 2 महीना रुका नहीं जा सकता? और क्यों ना ऐसा किया जाए कि नए प्रेसिडेंट का जब चुनाव हो जाए और नए राष्ट्रपति चुनकर अपने पद पर आ जाएं, तब ये काम हो। लेकिन ये सब करने के लिए वक्त नहीं था। और VV गिरी प्रेसिडेंट का, आपको पता है, वैकेंसी होने के 6 महीने के अंदर नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, यह संवैधानिक बाध्यता है। और वाइस प्रेसिडेंट VV गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 6 महीने के अंदर अब नया प्रेसिडेंट चुना जाना है, वो समय भी अब करीब आ चुका है। अब VV गिरी को कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेसिडेंट का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी जगह पर अब प्रेसिडेंट कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको पता है कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हुआ, रिक्त हुआ, तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट, अगर किसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली थी, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए थे। एक्टिंग प्रेसिडेंट के नाते अब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनकी जगह पर अब प्रेसिडेंट कौन बन गया? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब वो आ गए और इस तरीके से कांग्रेस के सामने एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई कि ऑर्डिनेंस पास करा करके कैसे ये काम होगा। लेकिन कोई रास्ता नहीं था और ऑर्डिनेंस पास कराया। जैसे ही ऑर्डिनेंस पास कराया तो वो तमाम प्राइवेट बैंक्स जिनमें प्राइवेट लोगों का पैसा लगा था, उन्होंने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। इसी को कहते हैं RC कूपर केस। RC कूपर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़े बिजनेसमैन और शेयर होल्डर थे, और उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आज है, उस समय उसके एक बड़े शेयर होल्डर और उसमें काफी पैसा लगाए। उन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनौती दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगा दी। इससे इंदिरा गांधी को बड़ी तिलमिलाहट हुई, बड़ा इरिटेशन हुआ, उनको अपनी हार महसूस हुई। अब यह कदम रुक गया तो उन्होंने फिर दूसरी कोशिश की और उन्होंने इसके साथ ही डिक्लेयर किया प्रीवी पर्स को खत्म कर दें। प्रीवी पर्स क्या था?
जब देश आजाद हुआ था तो जो हमारे देश में 500 से अधिक राजे रजवाड़े और रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स, उनको भारत में शामिल कर लिया गया। तो जब उनको भारत में शामिल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब हमारी रियासत, हमारे राज्य रजवाड़ा ये भारत में मिल गया तो अब हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो खत्म हो गया। अब हमारे पास ना टैक्स लगाने का अधिकार है, ना हमारे पास कोई रेवेन्यू है, ना हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? हमारा जो ये महल है, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारा परिवार है, उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो उस समय सरकार ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कहा कि उस दौर में जो राजे रजवाड़े रियासत थे, उनकी जो माली हद हैसियत थी, जो फाइनेंशियल इनकम स्टेटस था, जितना रेवेन्यू आता था, उस हिसाब से सरकार ने कहा कि हर साल हम आपको इतना पैसा देंगे। उसी को कहा जाता था प्रीवी पर्स। और जब इंदिरा गांधी ने कहा आज से प्रीवी पर्स खत्म, और उन्होंने अपने जन भाषणों में, राजनीतिक रैलियों में, नारों में, प्रचार में कहना शुरू किया कि देखिए, मैं तो गरीबों को बैंक से जोड़ना चाहती थी, मैं गांव-गांव, घर-घर बैंकों का पैसा लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, मैं तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ बंध गए, कोर्ट ने रोक दिया। लेकिन अब मैं दूसरा रास्ता इख्तियार कर रही हूं और मैं गरीबों के लिए सब कुछ करूंगी, और इसके लिए मुझे चाहे इन राजा महाराजाओं का पैसा बंद करके, छीन करके आपको बांटना पड़े, वो भी मैं करूं। और इस तरीके से उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म करने की घोषणा की। जनता में बड़ा उत्साह कि राजे रजवाड़े, रियासतें, महाराजा लोग जो थे, अब उनका ये पैसे का, आमदनी का जरिया खत्म हो जाए। ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी कुछ समय पहले तक कांग्रेस में थे और जो इस समय बीजेपी में है, मंत्री भी हैं, इनके पिताजी माधवराव सिंधिया इंदिरा गांधी के इस सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट चले गए और कोर्ट ने प्रीवी पर्स को भी खत्म करने पर रोक लगा। ये मामला भी रुक गया। इंदिरा गांधी के लिए ये दूसरी बड़ी हार थी। वो तिल मिला के रह गई, बड़ा इरिटेट हुई, और तब उन्होंने तीसरी घोषणा की, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ। उन्होंने ये नारा दिया। गरीबी हटाओ was an economic slogan but it had political implications। यह एक आर्थिक नारा था लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ थे। वो अब पूरे देश में घूम घूम कर जनता के बीच जाकर के जब राजनीतिक रैली करती थी तो मंच से पूछती थी कि मेरे विरोधी दल, ये राजे महाराजे, ये बड़े बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी, बड़े बैंकर, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और मेरे अपोजिशन पार्टी वाले लोग और मेरी खुद पार्टी के जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये तो इस देश के आम लोगों के साथ नहीं है, ये इस देश के गरीब लोगों के साथ नहीं है, और ये चाहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं चाहती हूं गरीबी हटाओ। तो देशवासियों किसे हटाना चाहिए? तो उधर से जनता चिल्लाती थी, शोर करती थी, इंदिरा बचाओ, देश बचाओ, इंदिरा बचाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये नारा दिया। और इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इन तीन कदमों से, और इसलिए उन्होंने जो 1972 का इलेक्शन होने वाला था उसको एक साल पहले ही 1971 में प्रीपोन कर दिया। एक साल पहले इलेक्शन करा दिया कि अभी तवा गर्म है, हथौड़ा गर्म है, चोट कर, अभी जनता के बीच में पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। अभी जो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, मेरे अपने दल में भी और दूसरे में भी, वो अभी जनता के सामने बेबस है। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रीपोन करके चुनाव को पहले करा दिया और भारी 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 बहुमत से अपने अकेले दम पर सरकार बना दी।
और जब प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनी, तब जब लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह उनका बहुमत आ गया, तब जब देश की ज्यादातर विधानसभा में राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुई, उन्होंने लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई सारे फैसले किए और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगातार करते हुए कई सारे संशोधन एक साथ लगातार एक के बाद एक पारित किए और पहले जो रुक गया था काम नेशनलाइजेशन का, पहला काम उसे लागू कर दिया, दूसरा काम प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया, तीसरा काम जो गरीबी हटाओ का नारा था उसके लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू कर दिए और अपने राजनीतिक दलों के विरोधियों को एकदम किनारे कर दिया। अब इंदिरा गांधी की लोकप्रियता देश में अपने उरूज पर, अपने चरम पर, अपने शिखर पर पहुंच गई। देश में जहां इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी, अपने शिखर पर थी, वहीं एक और बड़ी घटना 1971 में ही हमारे पड़ोसी मुल्क जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ईस्ट पाकिस्तान, वहां पर जिस तरीके के हालात बने और वहां पर जिस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान ने हमला किया, वहां पर जिस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान की फौज ने अपने ही देश के लोगों पर जुल्म सितम, अत्याचार, कत्ल गारत, खून खराबा किया और लाखों लाखों बंगाली मुसलमानों को कत्ल करके मार दिया, जिससे वो जान बचाकर भारत की ओर भागे और भारत में एक बहुत बड़ा शरणार्थी का संकट पैदा हुआ। हालात इतने ज्यादा बिगड़ते चले गए कि आखिरकार इंदिरा गांधी की सरकार को एक मजबूत और कठोर फैसला लेना पड़ा और उन्होंने 1971 में इंडो पाक वॉर, भारत पाक युद्ध की घोषणा कर दी और इतिहास बना दिया जब उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक नया मुल्क, दुनिया का ज्योग्राफी का नक्शा बदल दिया, एक नया देश बांग्लादेश। अब इंदिरा गांधी का कद राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इंदिरा गांधी ने भारत को एक कमजोर, दबे कुचले, सॉफ्ट स्टेट से उभरती हुई मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। शी मेड इंडिया अ कैन डू कंट्री, ऐसा भारत जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने में समर्थ है, सक्षम भारत, समर्थ भारत, एक मजबूत भारत। शी ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ वीक, मीक, सॉफ्ट स्टेट टू एन इमर्जिंग ग्लोबल रीजनल सुपर पावर, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी, लौह महिला, दुर्गा, न जाने क्या क्या उपाधियां दी जाने लगी और इस बीच उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, इन तमाम दुनिया के देशों को धता बताकर अलग थलग करके देश में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और भारत को एलीट न्यूक्लियर क्लब में शामिल करा दिया। दुनिया के उन कुछ चुनिंदा कुलीन, बहुत महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, पावरफुल कंट्रीज के उस ग्रुप में जिसको P5 पावरफुल 5 या क्लब 5, जहां पर केवल 4-5 देशों के पास न्यूक्लियर पावर थी, उस एलीट क्लब का मेंबर बना दिया। अब भारत परमाणु शक्ति से संपन्न बन चुका, न्यूक्लियर पावर बन चुका। इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दैट इंडिया हैज अराइव्ड, भारत के आगमन की सूचना थी, and she gave this message bold, loud and clear to the entire world community that no longer India is going to neglect or compromise its national interest. लगातार एक के बाद एक इंदिरा गांधी को सफलता, लोकप्रियता और जनमानस में उनकी स्वीकृति बढ़ती चली। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बहुत ऊंचाई पर रहने वाली इमारत हमेशा गिरने के खतरे में रहती है और उनके भी
तमाम लगातार लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ते जाने से धीरे धीरे कुछ गलत फैसले, कुछ गलत निर्णय होने शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर 1974 तक आते आते भारत के जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, वहां पर संजय गांधी और इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी और खुद श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री, ये अब विधायक दलों के बहुमत का, उनकी सर्वस्वीकृति का, उनके लिहाज से मुख्यमंत्री न बनाकर अपने हिसाब से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देते। उनको यस मैन चाहिए, उनको अपना आदमी चाहिए। और इस तरीके से जो कांग्रेस के बड़े लोकप्रिय नेता राज्यों के स्तर पर थे, जिनका अपने विधायक दल में, अपने क्षेत्र की जनता में बड़ा मान सम्मान और पकड़ और पहुंच और मजबूती थी, उन्हें हाशिए पर किया गया, दरकिनार किया। और संजय गांधी और इंदिरा गांधी के जो लॉयलिस्ट थे, उनके करीबी लोग थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सरकार में मुख्यमंत्री इस तरीके से बदले जाने लगे जैसे कि ताश के पत्तों का खेल चल रहा है। इतना ही नहीं, जहां जहां पर किसी भी वजह से कांग्रेस की सरकार चुनाव में हार गई और वहां पर गैर कांग्रेसी सरकारों ने अपना अपना चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बनाया, जैसे कि 1957 में सबसे पहले केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, ईएमएस नंबूदरीपाद चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार बनी, बीजू पटनायक चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर बने। इसी के साथ तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन चीफ मिनिस्टर बने। लगातार जहां जहां पर पूरे भारत में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की जगह पर दूसरे राजनीतिक दल, जो अब धीरे धीरे रीजनल पावर अपने क्षेत्रों में, अपने इलाकों में बन रहे थे, उनको अगर कांग्रेस चुनाव हार गई तो प्रेसिडेंट रूल लगा करके, राष्ट्रपति शासन लगा करके बर्खास्त किया जाने लगा। और वहां पर अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं तो कांग्रेस का राज्यपाल सही, लेकिन शासन हमारे ही हाथ में रहेगा। इस तरीके से जो लोकतंत्र था, जो डेमोक्रेसी थी, उसको दबाने और कुचलने का काम किया। इस बीच बिहार में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके जो मुख्यमंत्री थे, उनके बहुत सारे भ्रष्टाचार और उनके बहुत सारे ऐसे काले कारनामे जनता के बीच आए, जिनसे कांग्रेस की सरकार का बिहार में बड़ा विरोध हुआ। जिसकी सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ अब बुजुर्ग होकर रिटायर्ड लाइफ जी रहे जयप्रकाश नारायण, जो बिहार के ही थे और एक समय आजादी के आंदोलन में उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर गांधीवादी आंदोलनों में बड़ा हिस्सा लिया था। लेकिन जब देश आजाद हो चुका था तो वो चुपचाप एक्टिव पॉलिटिक्स से हटकर अपने गांव, अपने बिहार, अपने राज्य जाकर रहने लगे थे। लोग उनके पास पहुंचे और कहा कि साहब, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और इंदिरा गांधी की इस बिहार की राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार है, उनको हटाने के लिए हमारे आंदोलन से जुड़िए। और इस तरीके से जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन शुरू किया जिसको उन्होंने नाम दिया संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन। और इसी बीच जब बिहार में ये सब घटना हो रही थी, तब तक गुजरात में जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, चिमन भाई पटेल, चिमन भाई पटेल को पूरे गुजरात में बड़े अपमानजनक तरीके से चोर भाई पटेल, चोर पटेल, इस तरीके से उनके बारे में लोग बात करने लगे कि चिमन भाई पटेल की सरकार बहुत करप्ट है, बहुत भ्रष्टाचारी है, हर तरीके का विरोध हो रहा था। और
इंदिरा गांधी पर यह दबाव बना कि चिमन भाई पटेल को हटाकर नया मुख्यमंत्री उनकी जगह अपॉइंट करें, नहीं तो कांग्रेस की स्थिति वहां पर दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। लोग बहुत नाराज हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के भी लोग नाराज हैं, जनता तो नाराज है। लेकिन चिमन भाई पटेल इंदिरा गांधी के गुड बुक में थे, उनके बड़े लॉयलिस्ट थे, संजय गांधी के बड़े खास थे, अपनी कुर्सी पर बने रहे। इस बीच गुजरात की सरकार ने कुछ वहां छात्र और यूनिवर्सिटी को लेकर के कुछ फैसले लिए, जिसका विरोध वहां के छात्र नेताओं ने किया। और वहां पर एक दिन छात्रों का एक समूह चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री से मिलने कि हम अपना मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन देंगे, अपनी मांग, अपनी समस्याएं रखेंगे और चाहते हैं कि हमारी सरकार बात सुने, मुख्यमंत्री हमसे मिले। और इस इरादे के साथ छात्रों का समूह मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास की तरफ चल दिया। रास्ते में गुजरात पुलिस ने रोका और जाने से मना किया। छात्रों ने उसका विरोध किया, कहा सुनी हुई, बातचीत लड़ाई झगड़े में बदल गई और पहले पुलिस ने लाठीचार्ज, फिर गोला, आंसू गोले और आखिरकार फायरिंग कर दी और उसमें कई सारे छात्र मारे गए। जैसे ही गुजरात के छात्र के मारे जाने का समाचार देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में पहुंचा, तो पूरे देश के जो छात्र संघ थे, स्टूडेंट यूनियन थी, जो छात्र नेता थे और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, राजनीतिक दल थे, वो सब के सब एक साथ थे और गुजरात में एक नया मूवमेंट शुरू हो गया, नव निर्माण आंदोलन। अब ये जो नव निर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति, इसकी वजह से सारे राजनीतिक दल, सारे छात्र संघ, सारे स्टूडेंट लीडर, ये सब धीरे धीरे एक होकर जुड़ते चले गए और इंदिरा गांधी की सरकार से नाराजगी बढ़ती चली गई। उसी समय इंदिरा गांधी की सरकार से सिर्फ नाराजगी नहीं बढ़ रही थी, बल्कि जैसे जैसे इंदिरा गांधी की सरकार के, राज्यों के सरकार के, इंदिरा गांधी के साथ संजय गांधी जिस तरीके का बर्ताव सरकारी अधिकारियों से करते थे, जो किसी पद पर नहीं थे, मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे, मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस जाते थे, किसी भी अफसर को डांटने लगते थे, किसी से भी कुछ भी फोन पर कोई भी काम करने के लिए कहते थे, दफ्तर में घुसकर अफसरों के साथ मारपीट, बदसलूकी, बदतमीजी किया करते थे। कोई उनकी बात नहीं मानता था तो उसको डराते, धमकाते और मजबूर कर देते थे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी क्योंकि पुलिस बेबस थी, शासन प्रशासन लाचार था और वो इंदिरा गांधी के पुत्र थे। तो इसलिए लोगों की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और साहित्यकारों ने, कवियों ने धीरे धीरे जनता के इस मूड का, इस मिजाज का, इस माहौल का अंदाजा लगा और उन्होंने सरकार के खिलाफ राजनीतिक दलों के साथ, छात्रों के साथ, व्यापारियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी मशहूर कविता उस समय आई, जिसमें उन्होंने लिखा, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब जेपी का संपूर्ण क्रांति, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, छात्रों का आंदोलन और इसी बीच उस समय महंगाई बढ़ने से, तेल का संकट पैदा होने से जो आम लोगों का जीवन था वो बहुत प्रभावित होने लगा। तेल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, व्यापारियों के यहाँ कालाबाजारी के नाम पर पुलिस और प्रशासन के छापे पड़ने लगे, जमाखोरी की शिकायतें होने लगी। तो जो नाराजगी अभी केवल पॉलिटिकल पार्टीज और छात्रों तक सीमित थी, वो धीरे धीरे व्यापारी और आम लोगों तक पहुंच गई।
संजय गांधी से लोग परेशान थे, इंदिरा गांधी के फैसलों से नाखुश थे और ये सब लगातार चीजें बढ़ती जा रही थी। अचानक उस समय जो भारत के उस समय सबसे बड़े ट्रेड यूनियन के श्रमिक संघ के लीडर थे, जिनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, जो आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री भी थे बाद में। और वो सबने बड़ी मशहूर एक आइकॉनिक इमेज है, एक पिक्चर है, तस्वीर अखबारों में छपी है, जिसमें के ऊपर से नीचे तक जॉर्ज फर्नांडिस हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े हुए ऐसे हाथ उठाए खड़े हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। क्यों जेल भेजा? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा देश में सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ, लेबर पॉलिसीज के खिलाफ, लेबर एक्ट के खिलाफ, कानून के खिलाफ एक हड़ताल की, देशव्यापी हड़ताल, नेशनल स्ट्राइक, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल माना जाता है, द लार्जेस्ट रेलवे स्ट्राइक इन द वर्ल्ड, जिसमें एक ही दिन 17 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। पूरे भारत में यह पहला मौका था आजादी के बाद जब ट्रेनों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया, देश में ट्रेनों का मूवमेंट रुक गया, पूरा देश ट्रेड यूनियन के इस भयंकर स्ट्राइक और हड़ताल के चपेट में आ गया। और उस समय ट्रेड यूनियंस का एक बड़ा मशहूर नारा था, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। और तब इंदिरा गांधी ने जॉर्ज फर्नांडिस को गिरफ्तार किया और उनको, वो अमिताभ बच्चन की वो कालिया वाली फोटो देखिए ना, जिस तरीके से वो हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ा, उस तरीके से उनको जकड़ के ले आएगा जैसे कि बहुत बड़ा कोई दुर्दांत आतंकवादी, टेररिस्ट, कोई बड़ा अपराधी। ये सब चल ही रहा था पूरे देश में कि 12 जून 1975, 12 जून 1970, ये वो तारीख आ गई जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को फैसला सुना। इस मामले पर 1971 में हुए उस इलेक्शन पर, जिसमें रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, जिसमें राजनारायण चुनाव हारे थे, जिसमें इंदिरा गांधी पर उन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी की धांधली का आरोप लगाया था, जिस पर उन्होंने 1971 में पिटीशन दाखिल की थी। 1971 से धीरे धीरे इतनी चीजें हो चुकी थी और आखिरकार लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। गलती आदमी एक सेकंड में करता है, भुगतता पूरे जीवन है। मोटरसाइकिल चलाते हुए दाएं बाएं आपने जहां देखा, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, 6 महीने तक पड़ा। गलती तो कुछ ही सेकंड की, फ्रैक्चर 6 महीने का पड़ा। वो जो कुछ धीरे धीरे हो रहा था, मैं क्या बता रहा था, कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोशल प्रोसेस। Now this date and this judgment only proved to be a trigger point, जिसको कि सारा जिम्मेदार बता दिया जाता है कि इस वजह से इमरजेंसी है, जबकि ऐसा नहीं था। इमरजेंसी के पीछे कारणों की एक लंबी श्रृंखला थी और 12 जून 1975 को
जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। Very daredevil, very honest, very committed, very bright judge and a legal luminary of his time. ये आसान नहीं था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो भी इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री, वो भी तब जब इंदिरा गांधी 71 से लगातार एक के बाद एक ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी, वो भी तब जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से बहुत सारे दबाव, बहुत सारा प्रलोभन, प्रेशर, इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला आया। उन्होंने बिना किसी डरे, दबाव, तनाव को झुके इंदिरा गांधी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया और 12 जून 1975 को कह दिया कि इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, इनका चुनाव रद्द किया जाता है और इनको अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। अब इंदिरा गांधी मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं रह गई, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे रह सकते? अब इंदिरा गांधी ने इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया 24 जून 1975। और चीफ जस्टिस के, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कृष्णा अय्यर और बाकी तमाम जजेस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, अपहेल्ड इट। अब इस बीच जब 12 जून को फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का आ चुका था और 24 जून यानी ये 12 दिन का जो अंतर था, इस दरमियान जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और विपक्ष के तमाम नेता, ये सब के सब इंदिरा गांधी की सरकार पर हजारों लाखों की भीड़, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन शुरू कर दिए कि इंदिरा गांधी अभी तुरंत इस्तीफा दें। अब इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ता जा रहा है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही थी और तब मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने दिल्ली में एक बड़ी, बहुत बड़ी, विशाल जनसभा, बड़ी रैली आयोजित की और उसमें जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में कहा कि मैं इस मंच से, यहां पर जो भी पुलिस वाले खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो हमारे सेना के अफसर और जवान हैं, जो हमारे अफसर सिविल प्रशासन में काम कर रहे हैं, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका चुनाव हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जो कि अब संसद में सदस्य नहीं रह सकता, जो कि अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसको चुनाव के भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया, ऐसी गैर कानूनी, ऐसी संवैधानिक विरुद्ध, ऐसी इलीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के आदेश को मानने से अफसर, सेना, जवान, पुलिस मना करते हैं। और उस रैली में एक बात और, हम सभी लोग, लाखों लोग अभी इस रैली से, इस जगह से पैदल चल करके इंदिरा गांधी के सरकारी आवास, प्रधानमंत्री आवास को चारों ओर से घेर लेंगे। लाखों लोगों की भीड़ चल रही। न तो प्रधानमंत्री के घर से कोई बाहर आ पाएगा, न बाहर से कोई अंदर जा पाएगा। हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री का घर चारों ओर से ब्लॉक कर देंगे। जब ये सारी बातें हुई तो इंदिरा गांधी ने सोचा अब क्या किया जाए, अब कोई रास्ता नहीं बचा।
उनके पुत्र संजय गांधी और संजय गांधी के तमाम मित्र, जिसमें उस समय अकबर अहमद डंपी, बंसीलाल, अंबिका सोनी, आज के मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के कमलराज, क्या नाम है इनका, कमलनाथ, ये सब लोग, इन्होंने कहना शुरू किया ये CIA का, अमेरिका का, खुफिया एजेंसी का, दुनिया के उन ताकतों का जो इंदिरा गांधी को, भारत को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहता, जो इंदिरा गांधी को न्यूक्लियर पावर कंट्री के रूप में नहीं देखना चाहता, जो इंदिरा गांधी और भारत को दुनिया में आर्थिक शक्ति नहीं देखना चाहता, जो गरीबों का हितैषी नहीं है, वगैरह वगैरह, कॉन्स्पिरेसी थियरी, ये सब मिल करके इंदिरा गांधी की सरकार का तख्ता पलट कर रहे हैं। देश में आंतरिक अशांति के हालात है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या करें? इंदिरा गांधी के बड़े नजदीकी, बड़े सहयोगी और उस समय वेस्ट बंगाल के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे, जो कि कांग्रेस के लीडर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे वेस्ट बंगाल के, लेकिन इससे बड़ी उनकी पहचान ये थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर थे और कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े एक्सपर्ट माने जाते। इंदिरा गांधी ने उनको फोन किया और कहा कि आप तुरंत प्रधानमंत्री आवास आइए। वो जब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो इंदिरा गांधी ने कहा जिस तरीके के हालात हैं इसमें अब क्या किया जा सकता है, कैसे इस समस्या, इस संकट पर काबू पाया जा सकता है। और तब उन्होंने कहा कि अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ ग्राउंड on which national emergency can be declared, not only on the basis of external aggression, not on the basis of only armed rebellion, but also on the basis of internal आंतरिक अशांति। क्योंकि अनुच्छेद 352 में कहा गया है बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति, आपके पास यही रास्ता है। और तब उन्होंने काफी विचार विमर्श करके ऐसा, इंदिरा गांधी के नजदीकी लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ शंकर रे के सुझाव पर 25 जून 1975, 25 जून 1960 को इमरजेंसी लगाने का फैसला कर, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे से कहा कि आप राष्ट्रपति के पास जाइए और उनके इमरजेंसी के कागज पर दस्तखत करा दीजिए, उनसे बात करिए। सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि मैं बंगाल का चीफ मिनिस्टर हूं, देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं। मेरे कहने पर, मेरे जाने से राष्ट्रपति कानूनी और संवैधानिक तौर पर दस्तखत नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। आप सारे मसौदे तैयार कराइए, कागज तैयार कराइए, मैं आपको ले चलता हूं। और फिर इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये सब होते होते शाम और रात धीरे धीरे बढ़ने लगी। और फिर उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो इंदिरा गांधी के बड़े करीबी, बड़े खास थे, और जो जस्टिस हिदायतुल्लाह के बाद जो वीवी गिरी थे, उनके बाद इंदिरा गांधी ने उनको राष्ट्रपति बनवाया था। रात 11:45 25 जून 11:45 PM फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति जो थे हमारे देश के उस समय, उन्होंने दस्तखत, और इस तरीके से 25 जून 1975 को रात 11:45 पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर दस्तखत हो गए। इंदिरा गांधी
सारी बात जब उन्हें बताने और समझाने के लिए राष्ट्रपति भवन गई, तो बताते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद ने उनसे पूछा और कहा कि क्या इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? देश में जो हालात है उन पर काबू करने का कोई दूसरा तरीका नहीं? इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक शब्द, एक बार, एक लाइन में कहा, नहीं, और आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। ये कहकर वो चली आई और फिर उनके निजी सचिव रह चुके आर के धवन को वो कागज दिए गए और कहा गया कि आप दस्तखत करा के लाइए। और इंदिरा गांधी जब तक लौटी तब तक देर रात हो चुकी और उनके सरकारी आवास के ऑफिस में संजय गांधी और तमाम उनके करीबी लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हो चुका है। तुरंत संजय गांधी ने सूचना और प्रसारण मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कहा कि आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर घोषणा कराएंगे और बीबीसी के संपादक मार्क टुली को गिरफ्तार करें। और फिर उसी ऑफिस में बैठकर उन लोगों ने एक लिस्ट बनाई कि किन किन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना है। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और उस समय के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस के प्रमुख और बड़े विरोधी दलों के नेता, इन सबको रातों रात फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये हुआ कि अब सरकार के इन तमाम फैसलों की जानकारी आम लोगों तक न पहुंचे, इसलिए प्रेस में कोई भी अखबार 26 जून की सुबह छपना नहीं चाहिए। और फिर उस समय दिल्ली का जो आज बहादुर शाह जफर मार्ग है, यहां पर ज्यादातर बड़े अखबारों के दफ्तर हुआ करते थे। आज भी यहां पर इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर है, जिसको एक्सप्रेस भवन कहते हैं, एक्सप्रेस बिल्डिंग। वहां से जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस जैसे और तमाम बड़े अखबार निकला करते थे। उन तमाम दफ्तरों पर रातों रात छापा मारा गया। बिजली, पानी, रास्ते सब बंद करके काट दिए गए, रोशनी बंद कर दी गई और अखबार छपने पर रोक लगा दी गई। संजय गांधी ने कहा कि हर अखबार, हर मीडिया न्यूज जो छपे, जो टीवी पर आए, वो पहले मेरे पास आए। मैं अगर उसको अप्रूव करूंगा तभी वो प्रिंट होगी या छपेगी या मीडिया में आएगी। इस तरह से प्रेस पर सेंसरशिप लागू। लोगों के, हमारे आपके जो संविधान में मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण का अधिकार, सब स्थगित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया। अगले दिन भारत में एक बड़ा अखबार केवल हिंदुस्तान टाइम्स ही छप पाया, क्योंकि उसका दफ्तर बहादुर शाह जफर मार्ग में दिल्ली पर नहीं था। और सुबह फिर इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के दफ्तर गई और उन्होंने अपना वो भाषण दिया कि प्यारे भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। और इस तरीके से जो आपातकाल 25 जून 1975 को लगा, इस दौरान जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को स्थगित किया गया, प्रेस की फ्रीडम रोकी गई, सेंसरशिप लगाई गई, तमाम कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। हजारों निर्दोष नागरिकों को बिना कारण बताए मीसा नाम का एक कानून उस समय बना था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा के तहत बंद कर दिया गया। ये वही कानून था मीसा का जिसमें कि उस समय के उभरते हुए नौजवान युवा नेता लालू यादव जेल में भेजे गए, जहां उनको पता चला, सूचना मिली कि उनकी पत्नी सुश्री राबड़ी देवी जी ने एक पुत्री को जन्म दिया है और इसलिए उन्होंने उसका नाम ही मीसा यादव रख दिया, जो इसी कानून पर है। और इस तरीके से एक बड़ा केस शिवाकांत शुक्ला, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, जिसमें शिवाकांत शुक्ला नाम के एक आदमी को, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, पुलिस ने बिना किसी वजह के, बिना कोई कारण बताए, बिना किसी रीजन के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जब उसने कहा भाई मेरी गलती क्या है, मेरा आरोप क्या है, मुझको क्यों भेजा गया जेल, तो एडीएम के पास जमानत के लिए, चूंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में था, निवारक निरोध में,
तो एडीएम ने मना कर दिया कि इमरजेंसी हम कुछ नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको छोड़ दिया जाए, कोई कारण नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और ऐसे देश के 9 हाई कोर्ट थे जिन्होंने लोगों को गिरफ्तार करके बिना कारण बताए गैर कानूनी तरीके से, जिस तरीके से लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसले दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तमाम जूनियर जजेस के बीच से एक को तमाम सीनियर जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जितने सीनियर जजेस सुपरसीड किए गए, उनसे एक नीचे के मातहत अधीनस्थ जज को, जस्टिस एएन रे को जब सीजीआई बनाया, उन सब ने एन मास रेजिग्नेशन दे दिया, सामूहिक त्यागपत्र। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार तस से मस नहीं हुई और जस्टिस एएन रे, जस्टिस बेग, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़, जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी, इन लोगों ने इंदिरा गांधी की सरकार के सामने न्यायिक आत्मसमर्पण, जुडिशियल सरेंडर कर दिया। और आखिरकार एक लंबे 21 महीने के बाद 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977, 21 महीने के लंबे पूरे दौर के बाद जब संविधान को दरकिनार किया गया, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया गया, सिविल राइट्स और लिबर्टीज को कुचला गया, और सबसे ज्यादा 2-3 बड़े और कांड हुए, जिसमें संजय गांधी के द्वारा जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराने का कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया। उस नसबंदी से हजारों लोगों को जबरदस्ती पुलिस उठा करके ले जाती, और उसमें चाहे नौजवान हो, किशोरावस्था का हो, बालक अवस्था का हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी बंद करके नसबंदी, फैमिली प्लानिंग करा दी जाती। सुंदरीकरण के नाम पर दिल्ली में तुर्कमान गेट पर सैकड़ों घर परिवार के लोगों को उजाड़ करके, बुलडोजर चला करके, जब वहां विरोध हुआ, गोलीबारी हुई, बताते हैं कई 100 लोग मारे गए। ये सारी घटनाएं, और इसलिए जो ये तीसरा राष्ट्रीय आपात था, इसे संविधान और लोकतंत्र का एक काला अध्याय माना जाता है, और इसे अब मौजूदा वक्त में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से हमारे देश में जो पहले की 2 नेशनल इमरजेंसीज थी, उनका कोई विरोध नहीं हुआ, उनका सहयोग और समर्थन हुआ। लेकिन जो तीसरा और अब तक के बाद, उसके बाद अच्छी बात है, अब तक सौभाग्यशाली हैं हम लोग की इमरजेंसी नहीं लगी है, ऐसे हालात हुए। और इसलिए थर्ड इमरजेंसी इज नोन एज द black spot on our constitutional democracy, a dreaded period in the independent history of India. और यही एक वो समय था हमारे अब तक के संविधान लागू होने के 75 सालों में, ये जो 21 माह थे, जब ऐसा लगा कि संविधान का गला घोंट दिया गया, संविधान को दरकिनार किया गया, मौलिक अधिकारों को स्थगित किया गया। This is all about nationalism. Thank you.